हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दो पार्ट रीजनिंग के पहले ही चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी ने उनको देखा भी होगा, ठीक है। और उन पार्ट में ज़्यादातर मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उन दो पार्ट में कवर नहीं हुए हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का एक ऐसा टॉपिक है जो उन पार्ट में एक भी क्वेश्चन उनमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के, और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उन पार्ट में नहीं हुआ है, वो मैं इस पार्ट में कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोटिवेशन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों, वीडियो लेट इसलिए हो रही है क्योंकि तबीयत ख़राब थी, ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आने की। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो मध्य में कौन बैठा है? आपसे सीटिंग अरेंजमेंट के दोस्तों कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है, ग्रुप डी का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचना दोस्तों कि बैंक पीओ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपके एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन क्या है? एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से डाले गए हैं, ठीक है, दूसरे एग्जामों में। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन कि 5 लड़के हैं पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 5 लड़कों को आपने बना लेना, जैसे 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 लड़के क्या कर रहे हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन है। ए बी के दाएं है, यानी कि जैसे ए है ना, ये किसके दाएं है? बी के दाएं में है, ठीक है। यानी कि दाहिने राइट साइड इस साइड होगा। हम सोचेंगे कि दोस्तों उस साइड मुंह करके बैठे हैं सारे के सारे, उस साइड अगर इनका फेस होगा तो बी के दाएं होगा ए। फिर देखिए ई बी के बाएं है, जो ई है जो, ठीक है, वो बी के बाएं तो है, ठीक है, बाएं तो है, परंतु सी के दाएं है, यानी कि सी के वो क्या है, दाएं है। कौन? ई। ई जो है बी के तो बाएं हुआ और सी के दाएं हुआ, ठीक है। सी के दाएं हुआ, बी के बाएं हुआ, तो यानी कि ये 4 बैठे हैं। यदि ए डी के बाएं है, जो ए है दोस्तों वो डी के कहाँ है? बाएं है। अब बाएं देखिए, ये तो सारे के सारे इधर आ गए। अब डी की पोजीशन एकमात्र कहाँ बचती है? इधर बचती है ना, क्योंकि ए क्या होगा, वो डी के बाएं होगा, ठीक है। तो हम इनको ऐसे बिठा सकते हैं, जैसे यहाँ सी, फिर ई, फिर बी, फिर ए और फिर डी, ठीक है दोस्तों। ये हमारी क्या होगी, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर पूछा क्या है, तो मध्य में कौन बैठा है? तो दोस्तों मध्य में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में जो बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ थे, ठीक है, 17 भेड़ थे या भेड़ें थी, ठीक है, जो भी है, सभी लेकिन 9 मर गए। अब उसके पास कितने बचे? यानी कि ए मैन हैड 17 शिप, 17 क्या थी उसके पास? भेड़ थी। ऑल बट 9 डाइड। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लेकिन, ये जो लेकिन वर्ड है ना, यहाँ से बहुत बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों एक्चुअल में? बट का और या लेकिन का जब प्रयोग करते हैं, जैसे टोटल भेड़ थी 17, ठीक है, सभी लेकिन 9 मर गए, यानी कि 9 को छोड़कर जो बाकी की बची, 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, ठीक है, बाकी सब मर गई। जैसे हम बोल देते हैं ना, कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि ऑल बट राहुल, ठीक है, ऑल बट राहुल वर पनिश्ड, राहुल को छोड़कर सभी को दंड दिया गया, ठीक है। उसका ये मतलब होता है, यानी कि जिसके साथ बट लग गया ना, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं सभी के बारे में, बट के बाद जो होगा वो उसमें से एक्सक्लूड होगा, यानी कि वो उसमें से छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 17 भेड़ थी, 17 में से सभी लेकिन 9 मर गई। सभी मर गई किसको छोड़कर? 9 को छोड़कर। अब 9 को अगर छोड़ दिया हमने तो कितनी मरी? 8 ही तो मरी दोस्तों, ठीक है। हाउ मैनी वाज लेफ्ट विद, यानी कि उसके पास अब कितनी बची? ये 9 ही तो बची है जो नहीं मरी, 8 तो मर गई, अब बची कितनी है? 9 बची है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि पी क्यू से लंबा है परंतु आर से छोटा है, ठीक है, हाइट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किसकी हाइट ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पी है दोस्तों, पी जो है वो क्यू से लंबा है।
अब यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, जो लंबा है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा उसको नीचे रखते जाएंगे, ठीक है। परंतु r से छोटा है, यानी कि p क्या हुआ, r से छोटा हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए s r से छोटा है परंतु p से लंबा है। अब जैसे देखिए s जो है वो r से तो छोटा हुआ, s r से छोटा हुआ और p से लंबा हुआ, यानी कि तो क्या हुआ, p से लंबा है तो इसके बीच में रखना पड़ेगा, p से लंबा r से छोटा है, ठीक है। और t r से छोटा है, अब t जो है वो r से छोटा है। अब t r से छोटा कहाँ पे रखें, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। t r से छोटा है, अब t r से छोटा है कहीं भी रखा जाए दोस्तों, यहाँ पे ये भी प्लेस हो सकता है, ये भी प्लेस हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि सभी जगह पे हम यही मानेंगे कि t जो है वो r से छोटा है, तो t का प्लेस कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो दोस्तों हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, तो सबसे लंबा है, इनमें पूछा कि सबसे लंबा कौन है, तो ये सारे तो इसके छोटे ही हैं और टी भी इससे कहीं ना कहीं छोटा ही होगा, तो सबसे लंबा तो आर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि टी का, अगर टी के बारे में कुछ पूछता कि भी टी का कद जो है वो किन के बीच में है, तो फिर हम आंसर नहीं दे पाते क्योंकि आंकड़े पर्याप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आई एम यंग को 247 और शीतल इज यंग को 614 और आई लाइक शीतल को 576 लिखा जाता है, तो आई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इफ आई एम यंग इज रिटन एज 247 एंड शीतल इज यंग एज 614 एंड आई लाइक शीतल एज 576, देन आई इज रिटन एज, तो दोस्तों क्या होता है देखिए ऐसे में, अब आई एम यंग, आई एम यंग, ये जो है क्या है 2, 4 और 7 है, ठीक है। फिर शीतल इज यंग, अभी देखिए यहाँ पे ऐसे अगर मैं सारी चीज़ें लिखूंगा, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट में जैसे सोचते हो कि जल्दी कैसे निकले, देन आई इज रिटन एज, आई पूछा है तो सबसे पहले क्या लिखो आप, आई देखो कहाँ कहाँ पे है, आई लाइक शीतल, तो 5, 7 और 6, ठीक है। आई एम यंग, यहाँ पे 2, 4 और 7, अब देखिए 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, इनमें कॉमन 7 है, तो दोस्तों सीधा सीधा क्या है, आई का तो क्या हो जाएगा, कोड 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में बैठे हैं और एक दूसरे के सामने हैं, बी ए और सी के बीच में, ई डी और एफ के बीच में, एफ ए के सीधे सामने बैठा है और ई के दाएं हैं। दोस्तों क्या करना है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, आप एक बार पूरे क्वेश्चन से निगाह मार लिया करो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में नज़र मारने का मतलब क्या है कि आपको ऐसी हिंट मिल जाती है जहाँ से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अब देखिए उन्होंने बोला है कि एफ ए के सीधे सामने बैठा है, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं, तो 6 पोजीशन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसने बोला एफ ए के सीधे सामने बैठा है, तो एफ को अगर हम ए के सीधे सामने बिठा दें, ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन के में क्या मिल गई, एक स्टार्ट मिल गई। फिर देखिए एफ ए के सीधे सामने बैठा है और ई के दाएं है, कौन, एफ, एफ ई के दाएं है, यानी कि एफ ई के दाएं कब होगा, इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। ई जब यहाँ बैठेगा तभी तो ई के दाएं ये पड़ेगा, इसका मुंह भी इस तरफ होगा तो दाहिना कहाँ पड़ेगा, इसका इस साइड पड़ेगा। अगर मुंह उस साइड होता दाहिना इस साइड पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो हम इस साइड इनका मुंह मानेंगे और दाहिने कौन पड़ेगा, एफ पड़ेगा, यानी कि ई की पोजीशन होगी ये। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ई डी और एफ के बीच में है, जो ई है ना वो डी और एफ के बीच में, ई जो है वो डी और एफ, यानी कि देखिए यहाँ पे ये एफ है, यानी कि इधर हम डी को बिठा दें अगर, तो डी और एफ के बीच में ई पड़ गया, ठीक है। बी ए और सी के बीच में है, बी जो है वो ए और सी के बीच में, यानी कि ए और सी के बीच में, सी को इधर बिठाएंगे जब बी को इधर बिठाएंगे तभी तो बी क्या होगा, ए और सी के बीच में पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, सारी सारी सीटिंग अरेंजमेंट बन गई। इसके ऑप्शन दोस्तों जो क्वेश्चन था इसका वो आगे था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, सीटिंग अरेंजमेंट इनकी फिट कर दी हमने, सीटिंग इनको बिठा दिया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप आसानी से दे सकते हो आंसर उसका। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए के दाएं कौन है, ए के राइट साइड में कौन है, ठीक है, एफ और बी के मध्य में कौन बैठा है, के बीच कौन बैठा है, तो आप दे सकते हो आंसर कि सी बैठा है। तो दोस्तों ऐसे आपको क्या करना है, इनको अगर एक बार बिठाना आ गया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में, तो आपको जितने भी क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे उनके आप आसानी से जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ एक लाइन में मार्च कर रहे हैं और उनकी ऊंचाई के अनुसार रखा गया है उनको, ठीक है। सबसे ऊंचा आखिर में और सबसे नाटा सामने,
यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग खड़े करते हैं, जैसे प्रेयर वगैरह करते हैं, सबसे छोटा आगे होता है, सबसे लंबा पीछे खड़ा करते हैं, ठीक है। अभी कितने हैं, F तक है, यानी कि F6 6 हैं, तो हम इनको पोजीशन देते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या है, 6 व्यक्ति है, 6 बंदे हैं, ठीक है। तो उसमें से देखिए अभी रिलेशन क्या है, एफ बी और ए के बीच में, एफ बी और ए के बीच है, एफ जो होगा वो बी और ए के बीच होगा, यानी कि बी ऐसे भी हो सकता है कि एफ जो है वो बी और ए के बीच हो, ठीक है। एफ बी और ए के बीच है, ई डी से नाटा है, ई जो है वो डी से नाटा है, यानी कि ई को हम पहले रखेंगे और डी को बाद में रखेंगे, ठीक है। ई डी से नाटा है, लेकिन सी से बड़ा है, अब सी से बड़ा है तो यानी कि सी इससे पहले आ जाएगा, सी ई से नाटा हो जाएगा। और एफ से ऊंचा है, लेकिन सी से बड़ा है और एफ से ऊंचा है, यानी कि सी से बड़ा हो गया और एफ से ऊंचा हो गया, तो एफ भी क्या होगा, एफ भी इससे पहले आ जाएगा। सी से बड़ा और एफ से ऊंचा एक ही बात होगी दोस्तों, ठीक है। ई का स्थान पीछे ही आएगा। आगे देखिए, सी ए से ऊंचा है, सी जो है वो ए से ऊंचा है, यानी कि ए इससे भी पहले आ गया। अब ए अगर इससे पहले आ गया दोस्तों, अब देखिए सी ए से ऊंचा है, यानी कि सी का स्थान पीछे आएगा, और ए इससे पहले आ गया, और ए का और बी का क्या रिलेशन है, देखिए ए जो है, ए और बी के बीच में एफ है, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या है दोस्तों, एफ है। अब यहाँ पे देखिए एफ, तो यहाँ पे हमें एफ की पोजीशन नहीं मिली थी क्योंकि इन्होंने सही नहीं बताया था, ठीक है। आगे देखिए, ई और एफ के बीच में 2 लड़के हैं, ई और एफ के बीच में 2 लड़के हैं, ई यहाँ पे है, ठीक है। एफ को कहाँ रखे कि 2 लड़के के बीच में आ जाए, तो एफ की पोजीशन अगर हम यहाँ दें, ठीक है, तो एफ की पोजीशन यहाँ दे देंगे, ई और एफ के बीच में 2 लड़के हो जाएंगे, और फिर ए और बी वाली कंडीशन भी सही हो जाएगी कि ए और बी को हम यहाँ रख दें, ठीक है। ए और बीच में एफ हो गया, ए और बी के बीच में एफ हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ई और एफ के बीच में 2 लड़के हो गए, बाकी सारी 3 और 3 6 की 6 की पोजीशन सही होगी, यानी कि बी को हम यहाँ बना सकते हैं, एफ को यहाँ, ए को यहाँ, सी को यहाँ, ई को यहाँ और डी को यहाँ। दोस्तों मेरे हिसाब से सारी कंडीशन फिट हो गई है इसमें, अगर कोई आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे फिट हो गया सारा सिस्टम। तो देखिए सब उनमें से ए सबसे नाटा नहीं है, अब ए सबसे नाटा नहीं है, ठीक है, ए सबसे नाटा है ही नहीं है दोस्तों, बी है सबसे नाटा, तो सबसे नाटा कौन है, बी है। ये किस लिए बताया, ये जो बोला है ना उनमें ए सबसे नाटा नहीं है, ये इसलिए बोला है कि कहीं हम ऐसे ना रख दे कि बी को यहाँ रख दे, ए को यहाँ रख दे, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन को काटने के लिए हमें बोल दिया कि ए सबसे नाटा नहीं है, यानी कि बी सबसे नाटा है, बी को हम यहाँ रखेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए, यानी कि बी सबसे नाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी पैंट स्कर्ट हैं, सभी की सभी जो पैंट है वो दोस्तों स्कर्ट है, ठीक है, स्कर्ट है। अब इसने बोला कि कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, कोई भी जो शर्ट है वो स्कर्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए अगर स्कर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना शर्ट का, तो पैंट के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है तो इसके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस पूरे के अंदर पड़ता है। कुछ स्कर्ट पैंट है, कुछ स्कर्ट पैंट है, हाँ भाई यहाँ पे जो स्कर्ट है वो पैंट भी है, यहाँ पे जो स्कर्ट है वो पैंट नहीं है, यानी कि कुछ स्कर्ट पैंट है, ये सत्य होगा कि कुछ स्कर्ट पैंट है। सभी शर्ट पैंट है, सभी की जब जो शर्ट है वो पैंट होंगी, बिल्कुल भी नहीं, गलत होगा ये। क्यों? क्योंकि जब शर्ट का स्कर्ट के साथ ही कोई रिलेशन नहीं है तो पैंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो अगर बोल रहे कि कुछ शर्ट जो है वो पैंट है, वो भी गलत होगा, सभी शर्ट पैंट है वो भी गलत होगा। अभी देखिए सभी शर्ट पैंट है वो ये क्या होगा, वो गलत होगा बिल्कुल। तो यानी कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक क्या करता है, अनुसरण करता है, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या पूछी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक परिवार में एक आदमी है, पहले तो हम मानेंगे कि एक क्या है, एक मेल है, फिर उसकी पत्नी यानी कि एक फीमेल, मेल और फीमेल का एक परिवार हुआ दोस्तों, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या है, उनके 4 पुत्र और पुत्रियां, यानी कि इन दोनों के क्या होंगे, 4 पुत्र, 4 पुत्र होंगे। जैसे हमने बोला यहाँ पे M1 रखते हैं, ठीक है, M2 इसकी वाइफ,
अभी देखिए हमें पुरुष सदस्यों की संख्या बतानी है, तो F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बस इनको नंबरिंग करेंगे। मेल वन ये था, मेल 2, मेल 3 इसकी पत्नी, मेल 4 इसकी पत्नी, मेल 5 और इसकी पत्नी। ठीक है, पत्नी है। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं। ये है इसके परिवार में 3 पुत्र। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3m, 3 मेल यहाँ पे होंगे, 3 मेल यहाँ पे होंगे, एक फीमेल होगी और इनमें भी एक फीमेल होगी, 3 मेल यहाँ पे, एक फीमेल, 3 मेल यहाँ पे और एक फीमेल। ठीक है, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, यानी कि पुत्र के परिवार में है 3 पुत्र। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा परिवार में पुरुष सदस्य है, पुरुष सदस्य कितने हो गए, 3, 3 6, 3 9 और 3 12, तो ये हो गए 12 के बाद फिर 13, 14, 15 और 16 और फिर एक ये हो गया दोस्तों 17, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 17 पुरुष उनके परिवार में टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए हुए चित्र में समांतर चतुर्भुजों की संख्या है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन गिवन फिगर। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेक्टेंगल बताए थे। ठीक है, जो रेक्टेंगल का रूल होता है ना, वही इसमें भी रूल लगेगा। जैसे देखिए कि 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ से 1 और 2 लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 हो जाते हैं, 1 और 2 3 हो जाते हैं, और 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गांव में 350 लोग हिंदी बोलते हैं, 250 लोग अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ लोग दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। यदि गांव में 525 लोग हैं तो कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ों की बात हो रही है, हिंदी की और अंग्रेजी की। तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों बोल लेते हैं, तो ऐसा फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हिंदी और इसमें हम रखेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए ये सर्कल है, इंग्लिश वालों के लिए ये सर्कल है और कॉमन वालों के लिए ये सर्कल है। ठीक है, अब उसने बोला कि गांव में 525 लोग हैं, यानी कि 525 लोग है टोटल। ठीक है, इस सर्कल के और इस सर्कल के, दोनों सर्कल के मिलाएंगे तो 525 लोग होंगे हमारे पास। ठीक है, एक गांव में 350 लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे सर्कल में टोटल 350 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 350 होने चाहिए। और फिर देखिए 250 लोग अंग्रेजी, यानी कि इस पूरे के पूरे सर्कल में 250 अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम 350 और 250 को सम करते हैं तो 250 को हम प्लस करेंगे 350 में, 200 और 300 500 और 50 50 कितने हो गए 100, तो यानी कि 600 लोग टोटल हो गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन लोग तो कितने हैं गांव में, 525 ही है ना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनमें हिंदी और इंग्लिश में कॉमन होंगे। अब वो कितने हैं, तो 600 में से हम 525 को अगर घटा दें तो 75 कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सर्कल में हम क्या रखें, इस सर्कल में यहाँ पे जो कॉमन एरिया है यहाँ पे 75 पीपल को हम रख देते हैं। अगर यहाँ पे 75 पीपल को रख दिया तो इंग्लिश जो बोलने वाले हैं वो कितने हो गए, तो आंसर तो दोस्तों हमारा 75 आ ही गया। ठीक है, लेकिन आगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे देखिए 225 लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि उसमें से 75 तो ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। और अगर 275 में से 250 में से अगर हम 75 घटा देंगे, ठीक है, तो 175 लोग क्या होंगे दोस्तों, ऐसे होंगे जो बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं ओनली, 75 जो दोनों बोलते हैं, इनको सम करेंगे तो 250। ऐसे ही इसमें 275 ऐसे होंगे दोस्तों जो केवल हिंदी बोलते हैं, उसमें 75 प्लस करेंगे तो 350 बनेगा, जो क्या करते हैं पूरे के पूरे हिंदी में आएंगे सर्कल में। ठीक है, उसमें फिर वो भी आगे जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पंक्ति में ए से ई 5 अलग घर हैं। ठीक है, 5 अलग घर हैं, देखिए यहाँ पे 5 घर, यानी कि इसके बाद संख्या के बाद जो लगेगा वो दोस्तों क्या होगा, वो सिंगुलर में यूज हो रहा है, जैसे घर ही लिखेंगे हम इसको। ठीक है, लेकिन अगर क्या कई बार क्या करते हैं, जैसे अमीर घरों के बच्चे, अमीर घरों के बच्चे या बच्चों को, ठीक है, अमीर घरों के बच्चे। अब जैसे ऐसे जब ऐसे लिखते हैं ना सेंटेंस को, तो यहाँ पे घर का घरों बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सेंटेंस के हिसाब से उनका एक वचन या बहुवचन हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, घर का घर ही लिख रखा है, यहाँ पे घरों लिख रखा है। ठीक है, साधु का कई जगह क्या आता है, साधु का बहुवचन वैसे तो दोस्तों साधु ही होता है, लेकिन कई जगह क्या करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग साधुओं भी लिख देते हैं, जैसे कि साधुओं को खाना खिलाओ तो साधुओं यूज होगा।
ठीक है दोस्तों, अभी देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हिंदी की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि घर का जो बहुवचन होगा वो घर ही होगा। तो दोस्तों आप क्या करना है, उसको करेक्शन कर सकते हो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा क्या सही होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने घरों को घरों बता दिया, आपने अगर अमीर घरों को अमीर घर के बच्चे लिख दिया तो दोस्तों वहाँ गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देखना ध्यान से। अभी देखिए ए बी के दाईं ओर है, यानी कि ए क्या है दोस्तों, वो बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर हो गया ए। ठीक है, और ई सी के बाईं ओर है, ई जो है वो सी के बाईं ओर है। जहाँ पे दोस्तों हमें इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो हम उसको अलग से एक रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ये बताया कि 5 लगातार घर हैं, 2 3 4 5, 5 घर है। इसमें बी क्या है, बी के राइट साइड में ए है। ठीक है, और ई के लेफ्ट साइड में, ई जो है वो सी के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अभी देखिए तथा ए के दाईं ओर है। अब यहाँ पे देखिए ए का जो है वो कंडीशन के साथ मैच कर सकती है, यानी कि क्या क्या रखा है, ई सी के बाईं ओर है, ई जो है वो सी के तो बाईं ओर है। ठीक है, तथा ए के दाईं ओर है, यानी कि ए के दाईं ओर अगर ई हुआ और फिर सी के वो बाईं ओर हुआ तो इनकी चारों की पोजीशन ऐसी होगी। ठीक है, बी डी के दाईं ओर है। अब बी जो है वो डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर कब पड़ेगा, जब डी को हम यहाँ बिठाएंगे, डी की पोजीशन जब यहाँ होगी तभी तो बी डी के दाईं ओर पड़ेगा, यानी कि क्या पोजीशन होगी, डी बी ए ई और सी। कौन सा घर मध्य में है, मध्य में ए है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मीडिएट भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ईजी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एचएसएससी का पैटर्न है दोस्तों वो ये है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि एनटीए जो है दोस्तों वो प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि जो पीओ वाले जो क्वेश्चन है, या आरआरबी के जो सीटिंग अरेंजमेंट की, बैंकिंग की जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो यहाँ पे 10th लेवल के एग्जाम में पूछेगी। ठीक है, तो आपके लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 6 व्यक्तियों को सर्कुलर टेबल में बिठा दिया। लेकिन दोस्तों अगर इनको भी आप अच्छे से नहीं करोगे ना तो ये भी वहाँ पे मुश्किल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा जाएंगे। इसलिए आप एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। रीजनिंग के मैं सारे के सारे टॉपिक दोस्तों मैंने अपनी 3 रीजनिंग की जो 3 वीडियो डाली है ना उनमें मैंने सारे के सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग ये सीटिंग अरेंजमेंट के बचे हुए थे। ठीक है, और मुझे लग रहा था कि सारे टॉपिक हो गए, लेकिन जब मुझे पता लगा कि भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, इन तीनों को आप ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से ये सफिशियंट है। जो बच जाते हैं दोस्तों उनको आप बुक से कर लीजिए, कुछ 1-2 क्वेश्चन अगर बचते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है कोई क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप मुझको टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो। PPT MCQ इस नाम से तो मेरा टेलीग्राम क्या है दोस्तों, टेलीग्राम पे अकाउंट है, और पेपर पास ट्रिक्स इस नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो या मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो आप। ठीक है, PPT MCQ पे। तो दोस्तों क्या होगा, आप वहाँ पे मुझे अगर कोई क्वेश्चन भेज सकते हो तो मैं आपको सोल्यूशन वहाँ पे दे पाऊंगा। ठीक है, बाकी ये 3 जो रीजनिंग की मैंने वीडियो डाली है इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और चैनल को फिर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों 2 दिन या 3 दिन जो बीच में जितनी भी वीडियो नहीं आई है, ठीक है, मैं बीमार था दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ही क्रूशियल समय है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अपनी हेल्थ को भी साथ साथ ठीक करने की, और साथ साथ आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।